सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब सकुशल होंगे। आज मैं फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको कुछ साधारण जानकारी दी थी रसायन से संबंधित, आज मैं दो और ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूँ जो वास्तव में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और जिनको समझने के लिए बच्चों को काफ़ी समय लग जाता है। मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आप वीडियो को अगर ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तो आपको ये दोनों ही महत्वपूर्ण टॉपिक बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक समझ लीजिए। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करना और संयोजकता ज्ञात करना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे ज्ञात करते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कक्षकों की संख्या के बारे में, ब्लॉक कितने होते हैं, ऑर्बिट किसको बोलते हैं, ऑर्बिटल किसको बोलते हैं, कक्षक कोष, ये मैं आपको भी स्पष्ट करता हूँ। समझ लीजिए कि 4 ब्लॉक होते हैं, SPDF। 4 ब्लॉक होते हैं, SPDF, ये ब्लॉक होते हैं। और जो कक्षक की बात है, कक्षक को हम ऑर्बिट बोलते हैं। कक्षक को हम ऑर्बिट बोलते हैं और कोष को हम शेल बोलते हैं। क्लियर? कक्षक को ऑर्बिट बोलते हैं, कोष को शेल बोलते हैं, ये समझ लीजिए आप। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने के लिए आपको अफबाउ का नियम पता होना चाहिए और बोरबरी का नियम पता होना चाहिए, जो आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे। अगर नहीं पढ़ा है तो आप एक बार उसको रिवाइज कर लीजिए कि अफबाउ का नियम क्या होता है। फर्स्ट, अफबाउ एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ रचना तथा निर्माण करना है। तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने का नियम अफबाउ का नियम कहलाता है। अफबाउ एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ रचना तथा निर्माण करना है। तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने का नियम अफबाउ का नियम कहलाता है। ये आपके सामने एक स्क्रीन पर एक इमेज आ रही है, आप जो देख रहे हैं, इसको अफबाउ सीरीज़ बोलते हैं। इस अफबाउ सीरीज़ में ये जो SPDF, इनको कक्षक के अकॉर्डिंग बांटा गया है और ये S पर 2, 6, 10, 14 इस क्रम से इसको बांटा गया है कि S वाले में मैक्सिमम 2 रह सकते हैं, P वाले में 6 और D वाले में 10 और F वाले में 14। तो आप ये समझ लेना, S वाले में मैक्सिमम 2 रह सकते हैं, P में 6, D में 10 और F में 14। अब समझिए आगे ये किस तरीके से सीरीज़ के क्रम में लिखते हैं। फर्स्ट आते हैं 1S, 1S के बाद आते हैं 2S, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3S2 के बाद फिर ये जाते हैं, ये डॉटेड करके दर्शाया गया ना, ये इसका मतलब पीछे से 2S, 2S के बाद 2P आएगा, 2P6 पढ़ेंगे, उसके बाद 3S2, 3S2 के बाद 3P6, फिर 4S2, 4S2 के बाद 3D10, फिर 4P6, 5S2, 5S2 के बाद 4D10, 5P6, 6S2, इसी क्रम में आगे जाएंगे तो 4F14, 5D10, 6P6, 7S2 और 5F14, 6D10 और 7P6, इस क्रम में हम इस तरीके से अफबाउ सीरीज़ में करते हैं। अब नेक्स्ट समझ लीजिए आप, बोरबरी का नियम क्या होता है। बोरबरी का जो नियम है, ये नील बोर जो थे रसायनज्ञ, उन्होंने एक नियम प्रतिपादित किया है, बोरबरी का नियम। इसको समझ लीजिए कि किसी भी तत्व में कई कक्षाएं होती हैं, इन कक्षाओं को ऑर्बिट कहते हैं। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण का नियम जो है वो बोरबरी का नियम कहलाता है। फिर से समझ लीजिए, किसी भी तत्व में कई कक्षाएं होती हैं,
इन कक्षाओं को ऑर्बिट कहते हैं। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण का नियम बोरबरी का नियम कहलाता है। अब इन्होंने किस तरीके से डिवाइड किया उसको समझ लीजिए। नील बोर ने एक क्रम बताया, उस क्रम के अकॉर्डिंग फर्स्ट को कैसे दर्शाया। उन्होंने बताया कि नाभिक है, नाभिक में जो है नाभिक के आसपास इलेक्ट्रॉन गमन करते रहते हैं। ये पहले वाले में इस क्रम से बताया था कि जो नंबर है वो 2n² फार्मूला इसमें लागू होता है, 2n²। और n का मतलब ये आप देख रहे हैं n = 1 2 3 4 इस तरीके से इसको k से प्रदर्शित करते हैं, इसे k l m n इस क्रम से चलते हैं, k l m n। फिर से समझ लीजिए 2n² फार्मूला यूज़ होता है, इसमें 2n² फार्मूला यूज़ होता है। इसके आगे जो है k l m n। इन्होंने बताया था कि ये जो क्रम है 2 8 18 32 इस क्रम से आते हैं। आपने कई जगह पर लिखा होगा 2 8 देखा होगा, 2 8 8 18 18 32 32 काफ़ी जगह सुना भी होगा आपने। आप जब अपनी टेबल देखते हैं तो आवर्त सारणी जो देखते हैं उस आवर्त सारणी में तत्व इसी क्रम में है। पहले वाले आवर्त में 2 हैं, फिर दूसरे में 8, फिर 8, फिर 18 18 32 32 इसी क्रम में उनको रखा गया है। ये भी क्रम फॉलो होता है। उसके लिए क्या करना होता है आप समझ लीजिए। नील बोर ने बताया कि पहले वाले में 2 अगर हैं, इस क्रम से उन्होंने बताया, समझ लीजिए आप, पहले वाले में 2 हैं, दूसरे वाले में 8 हैं, दूसरे वाले में 8 हैं। और बाहर वाले में क्या बताया है उन्होंने कि जो बाद वाला होगा तो बाद वाले में 8 से ज़्यादा नहीं होगा, 8 से अधिक नहीं होगा, 8 से कम ही होंगे। मैक्सिमम जो है 8 है, 8 से कम भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 4 5 6 7 8 इस क्रम से हो सकते हैं। ये जो है बोरबरी का नियम है। मैं आशा करता हूँ ये आपके समझ में आया होगा। आगे समझिए। अब हम बात करते हैं यहीं पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने की। जैसे Na समझ लीजिए, Na होता है 23, 11 Na 23। तो हमें 11 यहाँ पर है, इसके हिसाब से निकालना है। तो 1s2 2s2 2p6 1s2 2s2 2p6 3s1। देखते हैं ये कौन सा क्रम आया, 2, उसके बाद 8 1, 2 8 1 इस क्रम से आया। तो ये तो था इस क्रम में लिखना, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ये जो आप समझ रहे थे ये इसी क्रम में संयोजकता को फाइंड करते हैं निकालने के लिए। ये तरीका था आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने का। आगे समझिए संयोजकता क्या होती है। संयोजकता बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संयोजकता से अर्थ है, संयोजकता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रैंकलैंड ने किया था। और फ्रैंकलैंड ने जो उसका प्रयोग किया था वो तत्वों के परमाणुओं की संयोजन क्षमता के बताने के लिए किया था कि तत्व जो है वो जितने परमाणुओं का सहयोग कर सकता है वही उसकी संयोजकता कहलाती है। जैसे एक व्यक्ति मैक्सिमम 4 रोटी खा सकता है तो उसकी संयोजन क्षमता कितनी हो गई, 4, तो उसकी संयोजकता हो गई 4। अगर वो 4 खा सकता है तो 4 हो गई, 5 खा सकता है तो 5। इसी तरीके से तत्व जो परमाणुओं की संयोजक क्षमता है, जितने परमाणुओं का सहयोग कर सकता है वह उसकी संयोजकता कहलाती है। इसकी परिभाषा समझ लीजिए कि किसी तत्व की किसी अन्य तत्व या तत्वों के साथ संयोजन करने की क्षमता उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। यह सदैव एक पूर्ण संख्या होती है। एक मॉडर्न संयोजकता की परिभाषा ये भी है
आपकी स्क्रीन पर कि कोई भी परमाणु स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है, साझा करता है, वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। अब आप संयोजकता निकालना सीख लीजिए। संयोजकता किस तरीके से निकालते हैं ध्यान दें सभी। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक एग्जाम्पल है NaCl, समझ लीजिए। Na मैंने बताया था 11, Cl जो है 17 होता है, तो 17 को क्रम में इस तरीके से ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जैसे हाइड्रोजन नंबर 1 पर है तो 1 हो गया, हीलियम 2 पर है तो 2 हो गया, लिथियम 3 पर है तो 2,1। मैंने कहा ना, जो क्रम होता है वो 2 के बाद आता है, 2, 8, 18, 32। ये जो नील बोर का था नियम, उसी के अकॉर्डिंग होगा। फिर से समझ लीजिए आप, ये जो आपकी स्क्रीन पर ये आ रहा है इसको समझें, और जो है इसी क्रम में दिया गया है, आपको इसे तोड़ना है। जैसे मैं कार्बन की बात करता हूँ तो 6 नंबर पर कार्बन है, तो कार्बन 6 है, उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है। एटॉमिक नंबर 6 है तो 2,4 हो गया, पहले वाले में 2 हो गए, बाकी जो बचे वो बाद वाले में चले गए। आप संयोजकता निकालते कैसे हैं? जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखिए Na यहाँ पर है 11, तो 2,8,1 हो गया। यही नील बोर ने भी कहा था कि बाहर वाले कोष में जो है एक हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, लेकिन 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। जो सहयोग करने की क्षमता है वो 8 है। यहाँ पर Cl का 17 है तो 2,8,7, इसी क्रम से तोड़ते हैं इसको। अब देखिए सहयोग कैसे करता है, इसके पास एक एक्स्ट्रा है, 2,8,1, इनके पास एक एक्स्ट्रा, इनको सहयोग करने के लिए 7 चाहिए। Na को 7 चाहिए, Cl को 1 चाहिए, तो क्या होगा, Na अपना एक Cl को दे देगा। Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिया। Na ने एक इलेक्ट्रॉन का साझा किसके साथ किया? Cl के साथ, तो Na की संयोजकता हो गई 1 और Cl की भी संयोजकता हो गई 1। क्यों? क्योंकि Na ने एक दिया है और Cl ने एक लिया है, यानी दाता Na है और ग्राही Cl है, और टोटल कितने का स्थानांतरण हो रहा है? 1 का, तो दोनों की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1। आप ये अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसी तरीके से यौगिक का भी निर्माण होता है। एक नीचे एग्जाम्पल और भी है, जैसे HCl करके, आप उसको भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप सबसे पहले आप समझ लीजिए, जो आपकी चार्ट आ रहा है स्क्रीन पर, इस पर ध्यान दें सभी बच्चे। यहाँ पर जैसे देख रहे होंगे आप कि लिथियम 2,1, तो लिथियम की संयोजकता हो गई 1, क्योंकि 2 छोड़ दो, उसके बाद जो बचा है 1। अब जो क्रम है उसको समझ लीजिए आप यहाँ पे कि 1, 2, 3, 4, किसी कक्षक के बाद वाले कक्षक में अगर 1 आता है, 2 आए, 3 आ जाएं, 4 आ जाएं, 4 तक अगर आता है तो 1 वाले की 1 ही संयोजकता होगी, 2 वाले की 2 होगी, 3 वाले की 3 होगी, 4 वाले की 4। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अगर किसी के बाहरी कक्षक में 1 है तो उसकी संयोजकता 1 होगी, अगर 2 है तो 2 होगी, 3 है तो 3 होगी, ये क्रम चलता है आगे। लेकिन 5 दे दिया जाए, 6 दे दिया जाए, 7 दे दिया जाए, या 8 दिया जाए, इसके लिए थोड़ा रूल बदल जाता है। अगर 5, 6, 7, 8 के क्रम में आ जाता है तो हम क्या करते हैं? 3, 2, 1, 0, ये नियम लगाते हैं। थोड़ा सा स्पष्ट रूप से आप समझ लीजिए कि अगर किसी कक्षक में बाहर वाले कक्षक में अगर 1 आता है तो 1 के लिए उसकी संयोजकता भी 1 हो गई, 2 के लिए 2 हो गई, 3 के लिए 3 हो गई, 4 के लिए 4 हो गई। लेकिन 5 अगर आता है तो आप उसका कंपैरिजन 8 से करते हैं। अगर 5 आता है तो 5 देखिए, 5 आ गया तो उसको कितने और चाहिए भाई? 3 ही तो चाहिए हैं उसको, 3 और दे दिए जाएंगे। 6 अगर आ गए तो 6 के लिए 2 चाहिए उसको, 7 के लिए 1 चाहिए, 8 के लिए 1 भी नहीं चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति 4 रोटी खाता है और आपने उसको 4 ही रोटी दे दी तो उसकी भूख पूरी हो गई। यानी ऐसी सिचुएशन में
संयोजकता 0 चली गई। इसीलिए मैंने बताया था संयोजकता सदैव एक पूर्ण संख्या होती है, अपूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं। अगर 5 की बात करते हैं कि किसी के बाहरी कक्षक में 5 हैं तो उसको 3 चाहिए, तो यानी वो शक्तिशाली है, उसको 3 चाहिए तो दूसरे से वह 3 का सहयोग कर सकता है। फिर से एक बार आप संयोजकता की परिभाषा को स्पष्ट रूप से समझ लें कि कोई भी परमाणु स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, त्यागता है या साझा करता है, किसी भी कंडीशन में जितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है वही उसकी संयोजकता कहलाती है। आशा करता हूँ ये सब आपके समझ में आया होगा। इस वीडियो को एक बार में अगर ये स्पष्ट ना हो तो 2 बार देख लें। मैं उम्मीद करता हूँ आप दोबारा इसको नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।